Hello everyone, I am Arpita Pal, your educator, and today we will be dealing with another interesting and important topic from ancient Indian history, that is the Vedic civilization or the Aryan civilization. But before we begin, there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, important Indian polity topics classes, economics classes, economics MCQ series and what not. Press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking live plus courses on Unacademy Plus to ease your UPSC preparation. You can join Unacademy Plus and get 10% discount by using the code SharmaYT10 SHARMAYT10. Now let's begin. This lesson will also be bilingual, that is will be taught in both English and Hindi like the previous one. इस लेसन में भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों से डील करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. The origin of Vedic civilization dates back to 1500 to 500 BC. 1500 से 500 BC का अगर पीरियड देखें तो that is the Vedic civilization. The Vedic age can be called as a combination of religious and monarchical system. Combination of religious and monarchical means कि यहाँ पर religious ceremonies भी थी but यहाँ पे king का भी रूल था तो monarchy भी थी. तो हम कह सकते हैं कि जो Vedic age है that was a mixture or a combination of religious and monarchical system. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ हो या फिर कोई इन्वेजन हुआ हो या फिर ड्रॉट आ गया हो. तो बहुत सारे रीजंस दिए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बट वो इनकंक्लूसिव थे. तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तभी बिगनिंग हुआ वैदिक एज का या फिर तभी स्टार्ट हुई वैदिक एज. It was basically a transition from urban age to rural age. Vedic civilization rural age था, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था हमने देखा था कि वहाँ जो टाउन प्लानिंग थी, जिस तरह की वो लोग ने पॉटरी यूज़ की है, जिस तरह के ऑक्यूपेशंस करते थे या फिर एक पर्टिकुलर अर्बन एज कहा जा सकता है या फिर अर्बनाइजेशन वहाँ पर था. जबकि अगर वैदिक एज की बात करें दैट वाज मच मोर रूरल दैन द IVC or the Indus Valley civilization. Hence we can say or we can conclude that it was a transition from urban to rural age. Now the word Ved originated from Vid, which means to know or superior knowledge. Okay, now Arya, one who has acquired knowledge from Vedas is Arya. आर्य किनको कहा गया है? जिन्होंने वेद पढ़कर नॉलेज एक्वायर की है उनको आर्य कहा गया है. हर कोई आर्य नहीं हो सकता. मैं आप एकदम से आर्य नहीं बन सकते क्योंकि हमने अभी वेद नहीं पढ़े हैं. पर्टिकुलर वेद या वेदों को पढ़ना पड़ता है तब जाकर जो वेद पढ़ते थे, जो नॉलेज एक्वायर करते थे, उन्हें आर्य कहा गया. अब कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट माइग्रेशन हुआ था और जब उस माइग्रेशन में जो लोग संस्कृत बोला करते थे या एक कॉमन लैंग्वेज बोला करते थे और जब नॉर्थ वेस्ट में और पंजाब में आके सेटल हो गए 1500 BC के आसपास, तब ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ. ऐसे ही 1000 BC के आसपास ये लोग ये जो ग्रुप था वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ मूव कर गया. क्यों मूव कर गया, ऐसा क्या रीजंस थे, ये सब हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हु वर आर्यंस. अब आर्यंस कौन थे? हमने आर्य तो समझ लिया, आर्य का मीनिंग क्या होता है, बट आर्यंस कौन थे? हु वर दीज आर्यंस? बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि आर्यंस के माइग्रेशन को या उनके सेटलमेंट को डिफाइन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैक्स मिलर ही गेव द सेंट्रल एशियन थ्योरी. उन्होंने कहा कि आर्यंस वर अ ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया और वो यहाँ पर आकर सेटल हो गए. विलियम जोन्स सेड that the relation between Vedic Sanskrit and some principal languages of Europe and Asia shows that they had Eurasian origin. मतलब विलियम जोन्स ने यूरेशियन थ्योरी दी. उन्होंने कहा कि यूरोप और एशिया के कुछ ट्राइब्स थे वो यहाँ पर आकर सेटल हुए. ये क्यों उनको लगा? क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है उसका कुछ प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो हैं यूरोप और एशिया से उनसे रिलेशन या उनसे सिमिलैरिटी देखी गई. बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यंस जो थे पोलर रीजन से या आर्कटिक से आए थे और यहाँ पर सेटल हुए. ऐसे ही डी सरस्वती सेड दैट दे हैड तिब्बतन ओरिजिन. डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास सेड दे हैड इंडियन ओरिजिन और दे वर इंडिजिनस पीपल. सप्त सिंधु के ही लोग थे और इंडिजिनस थे. LD गाला सेड दे वर द पीपल फ्रॉम कश्मीर. सो ही ऑल्सो सेड दैट दे वर इंडिजिनस पीपल. अब सोर्सेज ऐसे हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. सोर्सेज दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज आर द वंस सच एज ज़ेंड अवेस्ता, द
होली बुक ऑफ पारसीज, जैसे हिंदुज़म में हम कह दें रामायण है, भगवत गीता है, इस्लाम में कुरान है, वैसे ही अगर पारसीज की बात करें उनकी होली बुक है ज़ेंद-अवेस्ता। एंड ऋग्वेद, तो ऋग्वेद और ज़ेंद-अवेस्ता हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो बोगासकुई इंस्क्रिप्शन, this inscription tells us about the evidence or gives us the evidence of Vedic civilization. It mentions the names of gods and goddesses such as Aditi, Usha and others. Multiple people speaking one language, मतलब बोगास को इंस्क्रिप्शन कहता है कि बहुत सारे लोग थे जो कि एक लैंग्वेज बोला करते थे, और यही हम कह सकते हैं कि इसलिए जो माइग्रेशन हुआ वो एक पर्टिकुलर एरिया से हुआ बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज। बट ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं आया है कि वो इंडियन थे या फॉरेनर, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस दे एक्सेप्ट द यूरेशियन थ्योरी। फिर भी हमारे पास अभी कोई कंक्लूजन नहीं है वेदर दे वर इंडियन और फॉरेनर, वी डू नॉट हैव अ रिजल्ट। Now the Vedic age can be classified into two parts, early Vedic and later Vedic. Early Vedic can also be known as Rig Vedic age, and whereas the later Vedic is the one that dates from 1000 to 500 BC. हमने इनिशियली देखा था कि जो वैदिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1500 टू 500 BC। अब उसमें से 1500 टू 1000 BC अर्ली वैदिक एरा है, whereas 1000 to 500 BC लेटर वैदिक एरा है। These are the four Vedas which you will be learning about in further lessons, in further slides in this lesson only. So ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर, अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हम लोगों को पढ़ना है। ये तो हमने सब बचपन से पढ़ा है कि 4 तरह के वेद होते हैं, पर ये वेद डिस्कवर कैसे हुए या ये वेद डेवलप कैसे हुए ये हमको देखना है। सो वैदिक लिटरेचर जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति लिटरेचर, द टेक्स्ट दैट रिमेन्स ट्रू टू देयर ओरिजिन, मतलब जो भी लिटरेचर या श्रुति लिटरेचर है वो टेक्स्ट चेंज नहीं होता। अगर हम मंत्रों की बात करें, जैसे गायत्री मंत्र है, हम गायत्री मंत्र में मॉडिफिकेशन या वेरिएशन नहीं कर सकते, हम उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अगर वो गायत्री मंत्र उस तरह से लिखा गया है हम उसे वैसे ही पढ़ेंगे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई चेंज अलाउड नहीं होता है श्रुति लिटरेचर में। हेयर, रिसाइट एंड कंटिन्यू। श्रुति लिटरेचर वो लिटरेचर है जो लोगों ने सुना, याद किया और उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द वेदास, ओके, और गायत्री मंत्र itself is a part of ऋग्वेद। नाउ स्मृति लिटरेचर, इन स्मृति लिटरेचर इंटरप्रिटेशन इज अलाउड, उसको आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके अपने अपने वर्जन्स आ सकते हैं। हेयर, रिमेंबर एंड रिसर्च, यू कैन हेयर इट, रिमेंबर इट एंड रिसर्च अपॉन इट। फॉर एग्जाम्पल रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत उनके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, रामायण के बहुत वर्जन्स हैं, इंडोनेशिया में अलग वर्जन है, श्रीलंका में अलग वर्जन हैं, तो अलग अलग वर्जन्स हैं रामायण के। ऐसे ही महाभारत के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। वाई? बिकॉज इन स्मृति लिटरेचर इंटरप्रिटेशन इज अलाउड एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर। ओके, तो द मेन डिफरेंस इज कि श्रुति लिटरेचर जो है वहाँ पर इंटरप्रिटेशन या वेरिएशन अलाउड नहीं है, स्मृति लिटरेचर में अलाउड है। श्रुति लिटरेचर के एग्जाम्पल हो सकते हैं वेदास, स्मृति लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रामायण एंड महाभारत। So let's move ahead. Also, there are some important terms which you should keep in mind. For example, Brahmanas. Brahmanas are the treatises related to prayers or can also be called as the explanation of Vedas. अब वेदास तो शुद्ध संस्कृत में लिखे हैं, वो वाली संस्कृत नहीं है जो हम आज यूज़ करते हैं, बहुत ओरिजिनल प्योर संस्कृत है और डिफरेंट संस्कृत है विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो ब्राह्मणास हैं दे प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू वेदास। फॉर एग्जाम्पल ऐतरेय ब्राह्मण एंड जैमिन्य ब्राह्मण। नाउ व्हाट आर अरण्यकास? अरण्यकास डू नॉट एम्फसाइज ऑन रिलीजन, नो एम्फोसिस ऑन रिलीजन इज गिवन इन अरण्यकास। दे फोकस मेनली ऑन मॉरल साइंस एंड फिलोसफी एंड दीज आर नॉट गिवन फॉर अथर्ववेद। बाकी जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन सबके अपने अपने अरण्यकास हैं। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट अथर्ववेद देयर आर नो अरण्यकास फॉर अथर्ववेद। They basically focus on mysticism and symbolic sacrifice. Next is Upanishad. Upanishads में Upa means near, Ni means to sit down, and Shad means to be seated. Okay, this is how Upanishad can be defined. So sitting near. Okay, for it is a fundamental of Vedic philosophy. Vedic philosophy के जो fundamentals हैं they are Upanishad and they criticize rituals. They provide the relation between mind and matter.
Now comes the Rig Veda. Oldest of the 4 Vedas is Rig Veda. 1028 hymns are present in Rig Veda. Rig Veda में 1028 hymns present हैं और 10 मंडल्स हैं. Now मंडल्स itself और the मंडल itself is a book. एक मंडल को एक बुक कह सकते हैं. उसमें से मंडल 2 to 7 they are saintly books. मंडल 8 and 9 they are hymns to ऋषि कनव. तो ऋषि कनव को जो डेडिकेटेड हिम्स हैं वो मंडल 8 और 9 में हैं. मंडल 1 and 10 दे आर लेटर एडिशंस. लेटर एडिशंस मीन्स कि मंडल 1 and 10 जो हैं वो गुप्ता पीरियड के टाइम ऐड किए गए थे. इनिशियली ओरिजिनल या फिर ऋग्वेदिक पीरियड में मंडल 1 and 10 वन नॉट एडेड. सिमिलरली मंडल 2 and 9 दे आर ओरिजिनल बुक्स, दैट इज दे वर एडेड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड. ओके. The 10th mandal consists of Purush Sukta. Now what is Purush Sukta, or what does it consist of? That we will be dealing in further slides. The 3rd mandal consists of Gayatri Mantra. The 3rd mandal consists of Gayatri Mantra. Gayatri Mantra Rigved का एक important part है and it is written in the 3rd mandal of Rigved. Similarly, the 9th mandal consists of Som God. अब सोमा कौन थे या सोम क्या था वो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सामवेद. सामवेद कंसिस्ट ऑफ ट्यून्स फॉर वेदास. अब हमने ऋग्वेद में तो पढ़ लिया कि जो मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद में गिवन है, अराउंड 1028 हिम्स. अब उन मंत्रों के उच्चारण का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक सही तरीका होता है. मंत्र को आप ऐसे ही नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र है, उनको आपको एक तरीके से ही उच्चारण करना होता है. वो जो रिदम है या वो जो ट्यून है वो कहाँ गिवन है? सामवेद में. तो सामवेद कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द वेद ऑफ म्यूजिक बिकॉज सामन मीन्स मेलोडी. So the rhythmic compilation of hymns of Rig Veda are there in Samved. Samved के 2 मेन उपनिषद हैं, छंद योग एंड केन. Now यजुर्वेद. यजुर्वेद contains rituals of यजना. जो भी यज्ञ परफॉर्म करते हैं उसमें कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे वो सब यजुर्वेद में लिखे गए हैं. इट इज़ बेसिकली अ बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स. जो भी सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होती हैं वो सब यजुर्वेद में गिवन है बिकॉज यजुज मीन्स अ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला. The Upanishads associated with Yajurved are Shvetasvatara, Taittiriya and Katha. अब यजुर्वेद के अपने आप में 2 सब टाइप्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद. कृष्ण यजुर्वेद कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज और कैन ऑल्सो बी सिम्बलाइज एज ब्लैक वेयर एज शुक्ल एज व्हाइट. श्याम वर्ण कहते हैं ना कृष्ण जी को हम, तो वैसे ही ब्लैक एंड शुक्ल इज व्हाइट. कृष्ण यजुर्वेद बेसिकली कंसिस्ट ऑफ तंत्रा वेयर एज शुक्ल यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ मंत्रा. नाउ कम्स द वेद अथर्ववेद. अथर्ववेद को मनुष्य वेद भी कहा जाता है और ये सुपरस्टिशंस या मैजिकल बिलीव्स के साथ डील करता है. इसमें मैजिकल स्पेल्स होते हैं. उपनिषद एसोसिएटेड आर मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद. मुंडक उपनिषद का अपना एक सिग्निफिकेंस है. इफ एनी वन ऑफ यू नोज अबाउट इट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मुंडक उपनिषद, हमारे नेशनल एंथम्स हमारे नेशनल एम्बलम से मुंडक उपनिषद कैसे एसोसिएटेड है, अगर आपको पता है देन यू प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स. ओके, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मुंडक उपनिषद हमारे नेशनल एम्बलम से कैसे एसोसिएटेड है. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल सिस्टम. अब पॉलिटिकल सिस्टम में जो हायरार्की थी वो कैसे थी कि टॉप मोस्ट पार्ट पे या टॉप मोस्ट पोजिशन पे जना, देन सेकेंड विषया, देन ग्राम, देन गृह. ओके, गृह ग्राम वैश्य जना, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में था. सो जो जना को जो लीड करते थे ही वॉज राजन, विषया वॉज लेड बाय विषयपति, ग्राम बाय ग्रामणी एंड गृह बाय गृहपति. डू रिमेंबर दीज टर्म्स. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैचअप्स में आ सकता है या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट दे देंगे कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द अबव टू. तो इस तरह से ये ज़रूर याद रखिएगा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस सिस्टम को या किस ग्रुप को कौन लीड करते थे. नेक्स्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज लीडर ऑफ द ग्राम. हमने अभी पढ़ा ग्रामणी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ ऑफ द सोसाइटी वॉज काउ और गऊ. बेसिकली ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ होती थी कैटल. यहाँ पर लैंड इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था. ओके. गोपति वन हु हैड मोस्ट काउज. गोधुली मेजर ऑफ टाइम.
अगर आप लोगों ने सुना हो तो हम कभी कभी कहते हैं गोधुली बेला या फिर गोधुली का समय हो गया। तो गोधुली मतलब शाम का वो समय होता है जब गायें या काउस को या गोधुली से हम रेफ़र कर सकते हैं, जो काउज हैं उनको जब शाम को नहलाया जाता है, दैट इज़ द गोधुली बेला। मेजर ऑफ टाइम, मेजर ऑफ डिस्टेंस गवयुति, डॉटर वॉज टर्म्ड एज दुहित्री एंड प्रोटेक्टर ऑफ कैटल वॉज राजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटल वॉज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द लैंड, यहाँ पर लैंड इम्पॉर्टेंट नहीं था, कैटल वॉज इम्पॉर्टेंट। द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहिता एंड सेनानी एंड इट वॉज बेसिकली अ ट्राइबल सिस्टम। भारत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब था और इन्होंने ही युद्ध भी लड़ा था। अगर आपको याद हो तो महाभारत जो है वो भी इसी तरह का युद्ध था या इन्हीं से एसोसिएटेड है। ओके, सो भारत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स एंड द सिस्टम वाज कंप्लीट ट्राइबल इन अर्ली वैदिक पीरियड। द ट्रेड एंड इकोनॉमी, ट्रेड वॉज बेसिकली बार्टर ट्रेड एंड इकोनॉमी वॉज पैस्टोरल। पैस्टोरल थी इसलिए उनके लिए लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज दे डिडंट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट, continuously मूव पर थे या continuously they were nomadic people, so they were continuously on a move and hence land was not that important. Cattle was important, so we can say that it was a pastoral economy. People believed in cattle wealth. वर्णा system was there, वर्णा system था पर caste system नहीं था। आप caste को और वर्णा को यहाँ पर equate ना करें, it was not the caste system. Okay, trade was managed by पानी। पानी ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा कि ट्रेड कौन मैनेज करते थे, ही वॉज पानी। एंड काउ वॉज ऑल्सो यूनिट ऑफ एक्सचेंज। जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे गोल्ड कॉइन्स, उनको निष्का कहा गया था। एंड दे ऑल्सो हैड अ कनेक्शन विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड करते थे। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि इंडस वैली के लोग भी मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रखते थे, ऐसे ही जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो भी मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस रखते थे। Now the type of taxes, that there are basically 3 types of taxes, बलि, भाग एंड शुल्क। बलि जो भी लोग वॉलंटरीली किंग को देना चाहते थे वो टैक्स होता था बलि टैक्स। किंग यूज टू कलेक्ट और किंग यूज टू एक्सेप्ट ओनली बलि टैक्स। भाग, व्हेन द वेल्थ वाज डिवाइडेड अमंग मल्टीपल पीपल, तो जब वेल्थ को अलग अलग भागों में बांट दिया करते थे उसको भाग टैक्स कहा गया था। ऐसे ही शुल्क की अगर बात करें, इट वॉज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। Now the society, it was the housing was basically of mud bricks. अब आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउसिंग was of baked bricks, यहाँ पर they are using mud bricks। तो यहीं पर हम ट्रांजिशन देख सकते हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन था, यहाँ पर रूरलाइजेशन हो गया। क्यों? वहाँ पर वो लोग baked bricks यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर mud bricks यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर विमेन हैड एन इक्वल स्टेटस टू मैन इन रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। रिचुअल्स में या कोई भी रिचुअलिस्टिक सेरेमनी या फिर स्पिरिचुअल या कोई सेरेमनी विमेन के बिना अधूरी मानी जाती थी। एंड विमेन ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस स्वयंवर, स्वयंवर भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था। चाइल्ड मैरिजेज नहीं थी, विडो रीमैरिज अलाउड थी, बट द विडो वॉज अलाउड टू मैरी ओनली द ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। अगर उनके हस्बैंड के ब्रदर हैं तो सिर्फ उन्हीं से शादी अलाउड थी, अगर नहीं है तो वो कहीं बाहर शादी कर सकती थी। दिस वॉज बेसिकली कि जो विडो हैं वो अपने घर में ही रहें, कुल में ही रहें, बाहर ना जाएं, इसलिए ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री बोथ वर प्रैक्टिस्ड। पॉलीगैमी, men could have more than one wife and women could have more than one husband, that was polyandry. Maitreyi and Gargi, they were gifted women scholars. What does this show? This shows कि women were educated. लड़कियां या जो women थी उनको भी education दिया जाता था। मैत्रेयी एंड गार्गी वर गिफ्टेड स्कॉलर्स। जॉइंट फैमिली प्रेवलेंट, जॉइंट फैमिली का कस्टम था, पर जॉइंट फैमिली में भी जो मेल चाइल्ड होती थी उसके बर्थ पर सेलिब्रेशंस हुआ करते थे, मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता था। उपनयन संस्कार, आज अगर आप देखें तो एक जनेऊ संस्कार होता है, तो जनेऊ आज के ज़माने में तो सिर्फ लड़कों का होता है, पर उस ज़माने में जो उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार होता था लड़का लड़की दोनों के लिए होता था, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल्स, देवर सभा, बॉडी ऑफ एल्डर मेंबर्स, समिति होती थी, असेंबली फॉर इलेक्शन ऑफ किंग। जो किंग होते थे हेरिडिटरी रूलर नहीं हुआ करते थे, दे हैड लिमिटेशंस बिकॉज दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल। गणा had other members, king had limitations as we have discussed right now, and battles for cattle and at times of water was there as well. अब क्योंकि काऊ या कैटल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कमोडिटी है तो बैटल होना तो मतलब होना ही है। क्यों? क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है एडमिनिस्ट्रेशन,
द काउंसिल्स वर कॉल्ड सभा विच वॉज अ बॉडी ऑफ एल्डर मेंबर्स. समिति वॉज एन असेंबली ऑफ मेंबर्स फॉर इलेक्शन ऑफ किंग. जो भी किंग थे उनको समिति के मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट करते थे. दैट वॉज द असेंबली. गणा, अदर मेंबर्स जो होते थे वो गणा का पार्ट होते थे. एंड द किंग हैड लिमिटेशंस. व्हाई डिड ही हैव लिमिटेशंस? बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड बाय असेंबली. अब क्योंकि असेंबली उनको इलेक्ट कर रही है, कोई हेरिडिटरी रूल तो है नहीं, इसलिए ही हैड लिमिटेशन. अब क्योंकि काउ या कैटल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी, इसलिए बैटल्स भी हुआ करते थे फॉर कैटल एंड ऑल्सो एट टाइम्स फॉर वाटर. नाउ द लेटर वैदिक पीरियड. अभी तक हमने अर्ली वैदिक पीरियड के फीचर्स पढ़े. नाउ वी विल डील विद द लेटर वैदिक पीरियड. अब लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हुआ दैट वाज दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड इंक्रीज्ड. यहाँ पर काउ से ज़्यादा लैंड या कैटल से ज़्यादा लैंड इंपॉर्टेंट हो गया. कोई पैस्टोरल लाइफ अब नहीं रह गई थी. अब जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी. आर्यंस दोआब रीजन में शिफ्ट हो गए. हमने डिस्कस किया था कि जब इंडस वाली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो एक थ्योरी ये भी थी कि वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सूख गई थी. द रिवर्स ड्राइड अप एंड दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. This could be a reason that Aryans shifted to Doab region because the river, the Ghaggar or Saraswati and Indus rivers dried up, and that is why they shifted to the Doab region which was much more fertile. अब यहाँ पर जो पहले बैटल्स हो रही थी कैटल के लिए, यहाँ पर वही बैटल्स लैंड के लिए होने लग गई. और क्योंकि लैंड के लिए बैटल्स होने लग गई तो लोग डिपेंड करने लग गए गॉड पर डिपेंड करने लग गए. तो प्रीस्टली डोमिनेंस बढ़ गया और ट्राइब्स नए नए डेवलप हो गए. तो नए नए ट्राइब्स बनने लग गए. इसीलिए यहाँ पर जो थी वो बैटल लैंड के लिए होने लग गई क्योंकि लैंड सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन गई थी. Priests were superior and Varna system was prevalent. What was the Varna system? How many types of Varna were there? That we will discuss in further slides. Other important features. One of the most important feature was the Iron Age or the use of iron. इस एज को आयरन एज भी कहा गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था. इट स्टार्टेड द बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. यहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो गया जो कि अर्ली वैदिक में रूरल हो गया था. कॉइनेज पहले हमने देखा अर्ली वैदिक में गोल्ड कॉइन्स यूज़ कर रहे थे. यहाँ पर सिल्वर एंड पंचमार्क कॉइन्स वे यूज. एंड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वर श्रेणीज डेवलप हो गए. ईच गिल्ड रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी. जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको श्रेणीज या गिल्ड कहा गया. हर गिल्ड एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हुआ करते थे. इनके जो वेजेस और रूल्स थे दे वर फिक्स्ड. प्लीज करेक्ट दिस स्पेलिंग मिस्टेक. इट शुड बी FIXED. सो जो वेजेस और रूल थे वो फिक्स थे श्रेणीज के. श्रेणीज ऑल्सो हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स मेंबर्स. मतलब जो श्रेणीज थे, जो गिल्ड्स थे, अपने मेंबर्स के लिए उनके पास जुडिशियल पावर्स भी अवेलेबल थे. सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ राजगीर विच वाज एन इंपॉर्टेंट टाउन. इट डेवलप्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब because iron was prevalently used. Iron was very much prevalent use of iron. So Rajgir also developed as a manufacturing hub. And Sethi, they were the bankers of guilds. अब सोसाइटी में ये डिफरेंस आया कि विमेन वर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स. यहाँ पे जो विमेन की कंडीशन है दैट डिटीरियोरेटेड. यहाँ पर दे वर नॉट अलाउड टू मैरी और बिकॉज द सोसाइटी विमेन नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स. नो स्वयंवर. सोसाइटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया कि विमेन की कंडीशन डिटीरियोरेट हो गई. विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी और कंडीशन जो थी विडोज़ की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मिजरेबल कंडीशन थी. विडोज़ वर नॉट अलाउड टू यूज़ कलर. दे कुडंट ईट स्पाइसी फूड. तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी. दे हैड टू कीप देयर हेड बॉल्ड. बहुत मिजरेबल कंडीशन थी. और इसीलिए जो विमेन थी उन्होंने सोचा कि इस तरह की मिजरेबल लाइफ जीने से बेटर है कि हम सती परफॉर्म कर दें. एंड दैट इज़ वाई सती बिकेम प्रेवलेंट. चाइल्ड मैरिज ऑल्सो बिकेम प्रेवलेंट. स्त्रीधन वॉज अ टाइप ऑफ दहेज. हम कह सकते हैं कि जो फादर थे वो अपनी डॉटर को जो भी कुछ अमाउंट दिया करते थे उसको स्त्रीधन कहा गया. और स्त्रीधन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में एक वैदिक मैरिज हो जाती थी पर तब स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट था नहीं. अर्ली वैदिक पीरियड में मैरिज इजीली हो जाती थी पर यहाँ पर जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. अब क्योंकि हर फादर के पास स्त्रीधन नहीं होता था तो वो वैदिक मैरिज नहीं परफॉर्म कर सकते थे. स्त्रीधन जब नहीं होगा, वैदिक मैरिज नहीं हो पाएगी तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता था कि वो चाइल्ड मैरिज कर दें क्योंकि स्त्रीधन भी नहीं देना पड़ेगा. मैरिज बिकेम कॉम्प्लिकेटेड. हाउ? सी देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैरिज, अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह. देखिए अनुलोम विवाह वॉज जब अपर वर्ण बॉय अगर लोअर वर्ण की लड़की से शादी करते थे दैट वॉज फाइन एंड अलाउड.
But if an upper Varna girl marries a lower Varna boy or a boy from lower Varna, that was prohibited. And the child born out of Pratilom marriage was known as Chandal. उनको चांडाल कहा गया. अगर किसी अपर वर्ण की लड़की ने लोअर वर्ण के लड़के से शादी कर ली और उनके जो बच्चे होते थे उनको चांडाल कहा गया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है पॉल्यूटेड. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी अरोज. यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं दैट द सीड्स ऑफ अनटचेबिलिटी वर सोन. ओके, बट अनुलोम विवाह ऑल्सो हैड सब टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा, अर्सा, प्रजापति, देव, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच. ब्रह्मा वैदिक सिस्टम 21 डेज मैरिज, अच्छे से वैदिक रिचुअल से शादी होती थी, दैट वाज द ब्रह्म विवाह. अर्सा विवाह, इसमें जो बॉय होता था वो डाउरी देता था गर्ल की फैमिली को या गर्ल को. प्रजापति, यहाँ पर जो शेयर होता था मैरिज का, जितना भी खर्चा होता था, दैट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉयज फैमिली एंड द गर्ल्स फैमिली. देव, द गर्ल वॉज गिवन टू द टेम्पल और ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज द देवदासी सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर जो टेम्पल डेटी होते थे उनसे लड़की की शादी करा देते थे, इसी वजह से देवदासी सिस्टम भी प्रेवलेंस में आया. गंधर्व विवाह, एलोपिंग, वो जो भागकर शादी कर लेते थे लोग, उसको गंधर्व विवाह कहा गया. असुर विवाह, द गर्ल वॉज परचेज्ड एंड देन मैरिड टू. सो असुर विवाह में जो गर्ल थी उसको खरीदा जाता था. राक्षस विवाह, लड़की को किडनैप करके शादी की जाती थी. पैशाच विवाह, द गर्ल वॉज टॉर्चर्ड मेंटली एंड फिजिकली एंड देन शी वॉज मैरिड टू द मैन. That was Paisach Vivaha. And these Gandharva, Asura, Rakshas and Paisach Vivaha were not allowed in the society, and hence the children born out of these marriages were also known as Chandal. Now comes the part of Arthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma means duty. You have to perform your duty. The man has to perform his or her duty. But ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिर्फ men के लिए थे. They were not for women. Men had to. They were compulsorily had to, or they had to compulsorily perform their duty. Artha, earn wealth. Even if you have property, then also you have to earn wealth. Kama, please your senses. If you are hungry, then have food. ऐसा नहीं था कि अपने आप को तकलीफ दो, उपवास रखो, व्रत रखो, नहीं. If you want to have food. Just please your senses. Moksha, salvation from the cycle of birth and death. आश्रम सिस्टम भी यहाँ पर ही प्रेवलेंस में आया. 0 to 25 ईयर्स, अगर जब जन्म हुआ बच्चे का तब से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम फैमिली लाइफ, 50 to 75 वानप्रस्थ एंड 75 to 100 ईयर्स संन्यास आश्रम. ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द वर्णा सिस्टम. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण्स बिकेम डोमिनेंट प्रीस्टली क्लास. क्षत्रियस, वाई डोमिनेंट? बिकॉज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड. क्योंकि जो क्षत्रिय थे बेसिकली अलग अलग यज्ञ परफॉर्म करते थे. वो किंग जो होते थे क्षत्रिय होते थे, बैटल लड़ा करते थे, और जो यज्ञ परफॉर्म किया करते थे, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, वो किसके ऑब्जर्वेंस में क्या करते थे या किसके अंडर करते थे? सुपरविजन में, अंडर द ब्राह्मण प्रीस्ट. तो जो ब्राह्मण कास्ट थी या ब्राह्मण वर्ण था वो तो प्रीस्ट की क्लास थी, तो वो वैसे ही डोमिनेंट हो गए. अब क्योंकि क्षत्रिय के पास लैंड था इसलिए ये डोमिनेंट हो गए, तो इनका तो अलग ग्रुप बन गया. वैश्यास वर द हर्डिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी. तो वैश्य वर द हर्डिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी, हर्ड और ट्रेड करते थे. शूद्र वर द वंस हु सर्व अदर 3 ग्रुप्स. तो शूद्र बाकी 3 जो ग्रुप्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके सर्वेंट्स थे. इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन कौन से वर्शिप किए जाते थे वैदिक एज में? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य, उषा, अदिति. इंद्र वॉज द रेन गॉड, अग्नि फायर गॉड. अग्नि वॉज ऑल्सो द प्राइमरी गॉड इन अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक पीरियड. इन ऋग्वेद अग्नि को प्राइमरी गॉड बताया गया है ऋग्वेद में भी. ओके. वरुण, अपहोल्डर ऑफ कॉस्मिक लॉ. सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स. हमने थोड़ी देर पहले सोम डिस्कस किया था ना, सो सोम इज गॉड ऑफ प्लांट्स. सूर्य, सन गॉड. उषा, गॉड ऑफ डॉन. एंड अदिति, द गॉड ऑफ इटर्निटी और गॉडेस ऑफ इटर्निटी. Now there can be a small comparison between early and later Vedic period. Early Vedic period, pastoral people we have discussed, pastoral community थी, nomadic tribe थी. लेटर वैदिक में आयरन एज प्रेवलेंट हो गई. अर्ली वैदिक में आयरन नहीं यूज़ करते थे, जबकि लेटर वैदिक में आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया. अब क्योंकि आयरन यूज़ कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो गया, क्योंकि हमने आयरन के प्लव्स वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया. अर्ली वैदिक पीरियड में भी प्लव बहुत यूज़ किया जाता था बिकॉज दे वर अ पैस्टोरल कम्युनिटी. यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में जो फॉरेस्ट लैंड था उसको क्लियर करने लग गए थे. अर्ली वैदिक में वीट, बार्ले, बीन्स, सेसमे, दे वर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स.
लेटर वैदिक पीरियड में राइस और द खरीफ क्रॉप वॉज इम्पॉर्टेंट एंड पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी कैन बी फाउंड टू स्टोर राइस। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के, जो कि राइस को स्टोर करने के काम आती थी। In a nutshell, we can say that early Vedic period was a bit more flexible than the later Vedic period, which was much more rigid. अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिजिड है या कोई भी एज बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? रिफॉर्म्स तो होंगे ही। रिफॉर्म्स होंगे तो यहाँ पर भी रिफॉर्म्स हुए। यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स हुए कि जो लेटर वैदिक पीरियड था बहुत ज़्यादा रिजिड एंड रूल बेस्ड था। सेकेंडली क्या बात थी कि यहाँ पर जो लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या जो कॉमन मैन था वो प्रीस्टली डोमिनेशन को या क्षत्रियास के डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए यहाँ पर दो नए रिलीजन्स डेवलप हुए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। व्हाट आर दीज रिलीजन्स, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। बट बिफोर एंडिंग वी हैव टू डिस्कस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। फर्स्टली, फर्स्ट क्वेश्चन, द धर्मा एंड रीत डिपिक्ट द सेंट्रल आइडियाज, please correct the spelling, sorry, ideas. The Dharma and Rita depict the central ideas of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following. Dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and others. हमने अभी पढ़ा था कि जो men थे, they had to perform their duty and which was termed as dharma. धर्म अर्थ काम मोक्ष में हमने अभी पढ़ा था ना, that is dharma. Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. Rita also a fundamental law, the rituals, the रीत की perform किए जाते थे क्योंकि तो ritualistic age थी. So Reet was the fundamental moral law. So the answer can be, pause the video and write the answer in the comment section. The answer is C, both 1 and 2. Next question. With reference to guilds or shrenis of India, of ancient India, that played a very important role in the country's economy, which of the following statements is or are correct? Every guild was registered with central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. हमने अभी पढ़ा था कि हर गिल्ड जो थी उसको सेंट्रल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ता था और वो किंग के अंडर थी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild. This is also correct. ये भी हमने पढ़ा है. The guild had judicious powers over its own members. This is also correct. Guild के पास judicious powers थी. So we can say that all the statements are correct. So D should be the answer. Next, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is or are correct? Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. हमने पढ़ा था इंडस वैली पीपल वर द मोस्ट पीस लविंग पीपल, वहाँ पर हमें वॉर का कोई एविडेंस ही नहीं मिला. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेट, ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन. इज इट करेक्ट? डिड इंडस वैली पीपल नो अबाउट आयरन? नो, they did not know about आयरन. आयरन सिर्फ लेटर वैदिक पीरियड में पता चला है, तो इंडस वैली पीपल को आयरन पता नहीं था. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Third statement, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Correct. हम लोगों ने इंडस वैली वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस वैली में हॉर्स बोन्स तो मिले हैं, बट हम कन्फर्मिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो हॉर्स बोन है या फिर किसी और जानवर के बोन्स हैं. सो इसलिए वी हैव टू कंक्लूड दैट इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो अबाउट हॉर्स. वहाँ पर हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं था. सो द आंसर वुड बी C. Only 1 and 3 are correct. Hope you like the lesson, students. Thank you.